में फंसे प्रदेशवासियों के लिए सीएम योगी ने जताई चिंता। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी प्रबंध करें। हिमाचल, पंजाब समेत 5 राज्यों में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी। 4 दिन में 100 मौतें। कुल्लू में बाजार बहा। उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा लोग फंसे। कहर बनकर टूट रही बारिश, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रद्द। कई जिलों में घोषित हुआ रेड अलर्ट। दिल्ली में यमुना का विकराल रूप, निचले इलाकों में 41,000 लोग शिफ्ट। खोले गए ओखला बैराज के सभी गेट। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। हारी सीटों पर होगा फोकस। देश भर के कई राज्यों में आज कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। आज राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने का मामला। कार्यकर्ता जताएंगे आक्रोश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द हो गया है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। खराब मौसम बताया जा रहा है कारण। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी सत्याग्रह रद्द। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। खराब मौसम बताया जा रहा है कारण। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द हो गया है। खराब मौसम बताया जा रहा है कारण। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द कर दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। खराब मौसम बताया जा रहा है कारण। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी सत्याग्रह रद्द। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। खराब मौसम बताया जा रहा है कारण। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। साथ ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह रद्द किया। इसका कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह रद्द। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी सत्याग्रह रद्द। खराब मौसम बताया जा रहा है कारण। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का सत्याग्रह किया गया रद्द। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को 7 जुलाई को सैफ अली बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। किशोरी को सैफ अली अपहरण के बाद ईंट भट्टा ले गया, जहां दोनों को पुलिस ने करीब 6 घंटे बाद रात को ही दबोच लिया। किशोरी ने बयान में बताया कि उसके घर के पास ईंट भट्टे में सैफ अली काम करता है। सैफ अली ने खुद को अविवाहित बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मोबाइल पर बातचीत करने लगा।
बहला फुसलाकर 7 जुलाई की शाम उसका सैफ अली अपहरण कर भट्टा ले गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद नया नाम रुबीना रखा और उसके साथ जबरन निकाह भी किया। निकाह के बाद सैफ अली ने वहीं भट्टे में घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि सैफ अली शादीशुदा और एक बच्चे का पिता है। उसने इस बात को पूरी तरह छुपाए रखा। उधर पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी के बयान कोर्ट में कराए। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और पॉक्सो की धाराएं और बढ़ा दी। पुलिस ने मामले में आरोपी सैफ अली को जेल भेज दिया, लेकिन इस मामले में धर्म परिवर्तन कराने वाले और शख्स की तलाश में पुलिस लगी हुई है। फोन से कांटेक्ट हुआ था और हमें लिवा के गया था भट्टे के पास बहला फुसला के। वहीं पे धर्म परिवर्तन करवाया, पता नहीं क्या बुलवाया था उर्दू में, हमें ध्यान नहीं है। फिर मेरा नाम रुबीना रख दिया। रुबीना रख के फिर गलत काम क्या नाम है लड़के का? सैफ अली। खबर बिजनौर से है, जहां नदी में डूबे 5 दोस्त पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे घर। तेज बहाव के चलते नदी में गिरी कार। एक ने कार से कूदकर बचाई जान। खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे घर। तेज बहाव के चलते नदी में गिरी कार। एक ने कार से कूदकर बचाई जान। एक को रेस्क्यू कर एनडीआरएफ ने बचाया। लापता लोगों की तलाश में जुटे पुलिस। एनडीआरएफ ने बरामद किया एक का शव। कोटद्वार सिद्ध बली रोड पर हुआ हादसा। खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां नदी में डूबे 5 दोस्त पिकनिक मनाकर वापस लौट रहे थे घर। तेज बहाव के चलते नदी में गिरी कार। एक ने कार से कूदकर बचाई जान। एक को रेस्क्यू कर एनडीआरएफ ने बचाया। लापता लोगों की तलाश में जुटे पुलिस। खबर अमेठी से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद। मील में घुसकर लोगों से की मारपीट। खबर अमेठी से हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मील में घुसकर लोगों से की मारपीट। मैनेजर और मुनीम के छीने फोन। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मैनेजर और मुनीम के छीने फोन। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, मारपीट और लूट का मुकदमा भी किया गया दर्ज। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक मील में घुसकर लोगों से की मारपीट। एक मील में घुसकर वहां के लोगों से दबंगों ने की मारपीट। साथ ही मैनेजर और मुनीम के फोन भी छीने। ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक मील में घुसकर वहां के लोगों से की मारपीट। साथ ही मैनेजर और मुनीम के फोन भी छीने। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में जमकर बरसे लाठी डंडे। मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाली इगलास के गांव कजरौट का मामला। खबर अलीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाली इगलास के गांव कजरौट का मामला। खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बता दें, कोतवाली इगलास के गांव कजरौट का यह पूरा मामला है। दिल्ली के मंगोलपुरी में अवैध रूप से चल रही पार्किंग के एवज में 50,000 रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने मंगोलपुरी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई से पुलिसकर्मियों के खिलाफ हर महीने 50,000 की मासिक मांग की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने मंगोलपुरी इलाके में छापा मारकर कार्रवाई की है। सीबीआई की रेड पड़ने के दौरान मंगोलपुरी इलाके में भीड़ एकत्र हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सीबीआई की टीम मंगोलपुरी थाने में मौजूद है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर गुरदासपुर से है, जहां पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण पानी के बड़े स्तर को देखते हुए मकोड़ा पतन के पास रावी दरिया पर चल रही कश्ती को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दरिया पर पानी का जलस्तर कम होने के कारण उसे फिर से चालू कर दिया गया है। लेकिन लोगों की अभी भी मांग है कि खस्ता हालत हो चुकी किसी को देखते हुए किसी उपलब्ध कराई जाए, ताकि दरिया पार जाते समय किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो सके। उधर दरिया में जलस्तर बढ़ने के कारण दरिया पार के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पूरी तरह से बाढ़ से संपर्क टूट चुका है, जिस कारण बीमार लोगों और खास करके महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत आती आ, 1.5-2 घंटे भी लग जाते आ ते सवेरे जल्दी निकलने पैंदा ते कोशिश यही होंदी है कि पहले पूरे टप जाइए पार नूं ते टाइम ते पुज्जिए, पर नहीं पुज पाते टाइम ते कदी मिस हो जाता स्कूल। भारत पाक सीमा और 2 धार्मिक स्थलों के अलावा 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो चुका है, जिस कारण लोगों को अब अधिक रास्ता तैयार कर अपने भक्तों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि समय समय पर जिला प्रशासन को लेकर अवगत कराया जा चुका है, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गुरदासपुर दोरंगला रोड पर स्थित गांव सद्दा के पास बनाई गई पुली अब लगातार बारिश होने के कारण ध्वस्त हो गई है, जिस कारण यह रास्ता बंद होने से धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को अब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग को इस पुली के बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हैरानी की बात है कि एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है,
वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत चलते हुए प्रशासन ने पुली के पास लगे हुए 2 वृक्षों को काट कर रास्ता बंद करा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर है। बंद कर देना, लोग उधर ना जाना। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्यारा सिंह पिंड सद्दा, जो कि पुली 7-8 साल तो जी है बेकार पई है, तो प्रशासन वाले ने 1-2 ट्रक लिया के पत्थर भी ला हड़े दिया, उदों गाड़ी कार्रवाई कोई नहीं की। ये जी सड़क है बहुत मेन सड़क है, क्यों गाड़ी गुरुद्वारा बाबा श्री चंद साहब आ, वो इतिहासी गुरुद्वारा साढ़े 100 पिंड का इतिहासी गुरुद्वारा। दूजी ये सड़क सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੁਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SDO ਐਕਸ਼ਨ SC ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਕੋਈ। पंजाब के लिए बहुत ही मान वाली बात है कि गुरदासपुर के नौजवान को दुबई में शेख द्वारा सम्मानित किया गया। 24 साल की छोटी उम्र में ही समाज सेवा करनी शुरू कर दी थी। अभिषेक ने आज विदेश में इनका नाम भारत में है और भारत से बाहर इनके द्वारा समाज सेवा की जाती है। इस बारे में जानकारी देते हुए गुरदासपुर के दीनानगर में रहने वाले अभिषेक सिंह ने बताया कि जब वह 24 साल के थे तो उनके पास एक महिला आई जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह अपनी दवाई लाने में भी समाप्त नहीं थी, जिसकी उन्होंने मदद की और उसके बाद उनके मन में समाज सेवा करने के लिए एक जज्बा पैदा हुआ। इस बारे में बताते हुए अभिषेक ने आगे कहा कि उन्होंने अभी तक पंजाब में कई लोगों का इलाज करवाया है जो कि लीड 1 लोग हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते। इसके अलावा मेडिकल कैंप, खूनदान कैंप आदि सेवाओं से लोगों की सेवा की है। उन्होंने बताया वह भारत के बाहर जैसे दुबई, कनाडा, अमेरिका में भी समाज सेवा का काम करते हैं। ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਔਡ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਬਸ ਉਹੀ 1-2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਵਨਫੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता दें, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मिली लाश। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कई टुकड़ों में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में मिली लाश। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद। फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में मिली लाश। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शव की शिनाख्त में जुटी दिल्ली पुलिस। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास टुकड़ों में मिली लाश। कई टुकड़ों में लड़की की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी।
फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में मिली लाश। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद। फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में मिली लाश। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। शव की शिनाख्त में जुटी दिल्ली पुलिस। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास मिली लाश। कई टुकड़ों में लड़की की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में एक लड़की की मिली लाश। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद। फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में मिली लाश। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप, क्या अभी तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? कुलदीप, क्या अभी तक इस मामले पर कोई जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? लगता है कुलदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां फ्लाईओवर पे कई टुकड़ों में मिली लड़की की लाश। फ्लाईओवर के पास कई टुकड़ों में मिली लड़की की लाश। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप, क्या अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी देखिए, अभी किसी भी प्रकार की भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी ये मामला जो है सुबह 9 बजे का बताया जा रहा है, जहाँ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। और शुरुआती जांच में सामने आया कि शव के कई टुकड़े किए गए हैं। पुलिस मौके पे मौजूद है, जिला के डीसीपी वहां मौजूद है, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम। अभी जांच ये चल रही है कि ये शव किसका है, किसने इसको यहाँ कब फेंका, ये सब जांचें अभी चल रही है। क्योंकि और आज सुबह 9:15 बजे पुलिस को जानकारी दी गई थी कि एक युवती का शव क्षतिग्रस्त होकर वहाँ कई टुकड़ों में पड़ा हुआ है, जिसके पास आसपास के इलाके में एक दहशत का माहौल क्रिएट हो गया। और उसके बाद जो अभी पुलिस जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल दी, क्योंकि पुल के पास एक जंगल है जिसके अंदर इसको लाश को फेंका गया था। वही इसी तरह जो शुरुआती जांच में भी ये भी सामने आया कि जिस तरह शव के टुकड़े किए, तो हो सकता है शव को पहले कहीं किसी और जगह टुकड़े किए गए हो और उसके बाद यहाँ लाके फेंका हो। जी बिल्कुल कुलदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि दिल्ली का पूरा मामला है, जहां गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास ये लाश मिली है। कई टुकड़ों में लड़की की कटी हुई लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, साथ ही जांच में जुटी हुई है। लड़की के जो शव है उसका शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास लड़की की मिली लाश। खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां फ्लाईओवर में एक लड़की की कई टुकड़ों में लाश मिली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार। खबर हम आपको रेवाड़ी की बता रहे हैं, लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार, जिले के तमाम अधिकारी रहेंगे मौजूद। मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार। खबर हम आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार। खबर हम आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार। खबर हम आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार, जिले के तमाम अधिकारी रहेंगे मौजूद। खबर रेवाड़ी से हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री बनवारी लाल लगाएंगे जनता दरबार,
लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। साथ ही जनता दरबार में कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। खबर गुरुग्राम से है, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान हम आपको बता दें। नगर निगम चुनाव को लेकर धनखड़ का बयान आया सामने। संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह से मजबूत, कुछ इस प्रकार का धनखड़ का बयान सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में 5 अलग अलग जिलों में चुनाव। नगर निगम चुनाव को लेकर धनखड़ का बयान सामने आ रहा है। संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह मजबूत। आने वाले दिनों में 5 अलग अलग जिलों में होंगे चुनाव। बीजेपी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार। तो खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आ रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर धनखड़ ने दिया बयान। उन्होंने कहा, संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह से मजबूत। आने वाले दिनों में 5 अलग अलग जिलों में चुनाव होने हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर धनखड़ का बयान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अक्सर ये लोग आते थे हमारे सामने कि फीस हमें नहीं मिल पाती है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि मिशन निरामया के अंतर्गत जिस अभियान को हम लोगों ने गत वर्ष प्रारंभ किया था, आज वो देश की एक ब्रांड बनी हुई है। मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्षेत्र उसका बैकबोन का काम करता है। हमने मेडिकल एजुकेशन की चर्चा तो की, लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। हमारा प्रदेश का स्वयं स्टेट मेडिकल फैकल्टी बीमार हो चुका था और उनके नाम पर तमाम ऐसे संस्थान कार्य कर रहे थे जिनके पास न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न उनके पास फैकल्टी थी। और उस दिशा से मिशन निरामया अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका था। और गत वर्ष जब इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। गत वर्ष 18 ऐसे संस्थान जो मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी सेवाएं दे सकें और 2 से संस्थानों का मार्गदर्शन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आज का समय भाषण का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्वालिटी की हकीकत देखना चाहता है और क्वालिटी की हकीकत सबसे अच्छा माध्यम है हम कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उसके सामने प्रस्तुत करें कि वास्तविकता क्या है, कैसे होना है। भाषण देने के लिए तो होते हैं, मंचों में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। चलने के लिए सड़क नहीं, लेकिन लोग मंगल तक की यात्रा करवा देते हैं। उन स्थितियों में अच्छा है कि हम पहले जमीनी हकीकत को ठीक कर लें। और ये एक जमीनी हकीकत थी कि 12 संस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है वो अन्य संस्थानों को ले जाके दिखाएं और फिर वहां पर उनका भी मार्गदर्शन करें जिससे वे आगे बढ़ सके। और इसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश भर के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल के संस्थानों को एक रेटिंग उनकी तय की। अब प्रदेश के अंदर नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो भी हमारे युवा साथी अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनके लिए एक अवसर होगा कि इनमें से किसी भी एक संस्थान को चयन करके वे अपने
कैरियर को आगे बढ़ाने में इन संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण होगा वह ये कि 12 संस्थानों के साथ साथ मेंटर मेंटी संस्थान के जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इस अभियान के अंतर्गत 8 नए संस्थानों को आज चयन करके उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि वे भी इस मिशन निरामया के अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेंगे। आज का अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 करोड़ की आबादी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमें अच्छे चिकित्सक भी चाहिए, अच्छे नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टाफ भी चाहिए, और इसमें से किसी को भी नज़रअंदाज करके हम हेल्थ क्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। उसको नज़रअंदाज करके हेल्थ क्वालिटी की बात करना अपने आप में बेईमानी होगी। लेकिन अब ये एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास को आगे बढ़ा सकेंगे। स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की जो कवायद बहुत दिनों से चल रही थी, वो लगभग पूरी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। एक अच्छा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पूरी कायाकल्प को भी एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज हो या पैरामेडिकल का। तो मऊ और शामली को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक गंभीरता नजर आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। बढ़ते आगे, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने किया जाखड़ का दौरा। टोहाना और जाखड़ में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। बाढ़ से प्रभावित हालातों का जायजा लिया। देवेंद्र बबली ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बाढ़ के हालातों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी हालत से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम हो, गांव कोटड़ी बंधुओं को मजबूत किया जाए। देवेंद्र बबली ने ये दिशा निर्देश दिए। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो बाढ़ के हालातों को लेकर अधिकारियों से चर्चा और दिशा निर्देशित किया देवेंद्र बबली ने। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम हो, तो गांव कोडडी बंधुओं को मजबूत किया जाए। साथ ही अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी हालात से निपटने के पुख्ता इंतजामात किए जाएं। और जाखड़ का जायजा लिया। बाढ़ से प्रभावित हालातों का जायजा लेने के बाद ये दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। बढ़ते आगे, फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद मनोज भाटी की प्रतिमा का अनावरण किया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सांसद ने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में जमकर घोटाले हुए। बीजेपी की सरकार में 1 इंच भी मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ है। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान निकलकर सामने आया है। जीत का दावा। शहीद मनोज भाटी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान ये बातें कही। तो बीजेपी पर तंज कसा और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया। राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा।
फरीदाबाद की ये तस्वीर। और इस बीच बीजेपी पर हमलावर जीत का दावा करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जहां दिल्ली और आसपास के लगे इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं फरीदाबाद में भी यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए आज जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने यमुना के लगे हुए इलाकों का दौरा हुआ और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि यमुना के आसपास निचले इलाकों में बनी कॉलोनी और गांव में पानी घुसने लगा है, जिसको लेकर आज दिल्ली से लेकर यमुना से लगते फरीदाबाद का जायजा लिया गया और लोगों को उन इलाकों से मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी पूजा वशिष्ठ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस जिला प्रशासन के साथ ही हर विषय पर पुलिस जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा। आज जैसा कि फरीदाबाद की सीमा से ही दिल्ली की सीमा जहाँ से होती है वहाँ से शुरू करके सभी गांवों का हम दौरा कर रहे हैं। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे बसंतपुर हो गया या आसपास के एरियाज़ हो गए, वहाँ पे तो वहाँ पे लोगों ने यमुना के बेसिन पे अपने घर बना रखे हैं। तो उनसे आग्रह करा गया है और घर घर जाके उनको मैसेज भी दिलवाया गया है कि अपने घरों से अभी शिफ्ट हो जाएं कुछ दिनों के लिए जब तक पानी ऊपर है। और साथ ही बाकी गाँव में भी मैसेज करवाया कि जो यमुना के तट पे रह रहे हैं वो अलर्ट होकर रहें और साथ ही कुछ दिन के लिए अपना सेफ हाउस देख लें। हमने व्यवस्था भी हर गांव में करवा रखी है कि एक सेफ हाउस बनाने की, तो अगर किसी के पास कहीं और जाने का नहीं है तो वहाँ पे जाके रुक सकता है वो। उसमें खाने की और रहने की व्यवस्था हमने करवाई। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो शुरुआत से ही बना रहा है और जैसे भी जो भी मीटिंग होती है, विजिट्स होती है मानसून को लेके, कावड़ को लेके, अभी क्योंकि हमारा जो ये आपदा आई है उसको लेके हमारा कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बना हुआ है। साथ ही जो भी रेस्क्यू एक्टिविटी करनी होगी या जो भी होगा वो हम लोग इकट्ठा करेंगे। हमारे सभी ऐसे सभी ग्राउंड पे हैं, चौकी इंचार्जेस आज पूरा जो विजिट हुआ है, तो बेसिकली हम जो भी करेंगे इकट्ठे मिलकर करेंगे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से करीब 13.90 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,50,000 रुपये आकी जा रही है। आरोपी इंदौर शहर सहित आसपास के क्षेत्र में ब्राउन शुगर की तस्करी करते थे। आरोपी ऑनलाइन कैसीनो गेम खेलने में पैसे हारने के बाद से ये करने लगे थे ब्राउन शुगर की तस्करी। दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ में इन्होंने अपना नाम मुजम्मिल और आसिफ बताया है। सर ये बच्चे स्कूल से जैसे आए और गांव में तीनों बच्चे खेलने के लिए निकल गए। एक तालाब में दूर, बहुत दूर, जहां गांव के किसी की नज़र नहीं जाती ऐसी जगह एक गड्ढा बना हुआ था जीसीपी से, जिसमें से एक बच्चे ने कपड़े निकाले और वो उसमें नहाने के लिए उतर गया। 2 बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में ही थे, स्कूल की ड्रेस में। वो उसको बचाने में वो दोनों भी डूब गए। मतलब पहला वाला बच्चा डूब रहा था? हाँ, पहला वाला डूब रहा था क्योंकि ये दोनों ड्रेस में थे। तो हमने हमको शंका हो रही कि ये दोनों ड्रेस में तो कोई उतरेंगे नहीं पानी में, तो ये उसको बचाने के चक्कर में उसने इनको भी खींच लिया। फिर किसने देखा है बच्चों को डूबता हुआ? हम पूरे गांव में 2-3 घंटे हम ढूंढते रहे सारा गांव। फिर हमको सूचना मिली कि यार एक बच्चे के कपड़े रखे हुए गड्ढे के किनारे। तो फिर हम कपड़े से हमने सोचा कि ये बच्चा अंदर हो सकता है। वो जाने के पैर हमने कीचड़ में देखे कि जाने के पैर है, आने के नहीं है। तो हमने फिर वहाँ छलांग लगाई। कल 7 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कैसे 3 बच्चे हैं और जो खाती पिपलिया गांव है हमारा, वहाँ तालाब के पास डूब गए हैं। तो तत्काल पहुँचे, जब तक ये ग्रामीण लोग यहाँ MYH लेके आ गए उनको, तो यहाँ डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है। PM कराया जा रहा है। क्या उम्र है इनकी? ये सब 7-8 साल की उम्र के बच्चे हैं। क्या तालाब था या कुआं, क्या था? ये तालाब है, गांव का पुराना तालाब है, लेकिन पानी नहीं था उसमें। जो गड्ढे हैं उसमें खेलने गए थे, वहाँ घटना। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर कोरबा से मिल रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी कहानी कोरबा से भी सामने आ रही है। मजदूर पति ने अपनी पत्नी को मजदूरी कर बनाया शिक्षिका।
और शिक्षिका बनते ही पत्नी ने छोड़ा पति का साथ। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति ने पत्नी पर उचित कार्रवाई की भी मांग की और पति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचा। 2011 को शिक्षिका पत्नी के साथ संपन्न हुआ था ये विवाह। ज्योति मौर्य जैसी कहानी ये कोरबा से सामने आ रही है, जहां पर पत्नी और पति के बीच भी कुछ ऐसी ही स्टोरी नजर आ रही है। हालांकि अब कार्रवाई की मांग कर रहा है पति और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी पहुंचा। इन दोनों की शादी 2011 को संपन्न हुई थी और इसके बाद शिक्षिका बनी। कोरबा से आपको खबर बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग। मजदूर पति ने अपनी पत्नी को मजदूरी कर शिक्षिका बनाया और इसके बाद शिक्षिका बनते ही पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। तो कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग। रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं पूर्व विधायक महिषी बहराइच उत्तर प्रदेश दिलीप वर्मा ने प्रदेश पत्रकार यूनियन के कार्यालय जगदलपुर पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति और नीतियों के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया और उन्होंने ये भी दावा किया कि बस्तर संभाग की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी। पत्रकारों के सवाल पर बस्तर संभाग में अन्य समस्याओं जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनका क्या विजन होगा और इस पर उनकी क्या रूपरेखा होगी, इस पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सत्ता पर आती है तो सीलिंग एक्ट लागू कर 15 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्तियों से सीलिंग पर आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग और भूमिहीनों को वो जमीन दिलाएगी। अभी हम विभिन्न स्थानों पर रात प्रवास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, संपर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारा ठीक ठाक संगठन नहीं है। फिर भी हमने जो तैयारी की है, लगभग 90 सीटों पर लड़ने की हमने तैयारी पूरी कर ली। यहाँ बस्तर संभाग में कुल 12 सीटें हैं। हम कुंडा गांव के कोड़ा गांव एक रात रहे, अपने कुछ साथियों से मिले, फिर आए जगदलपुर में रुका, फिर जगदलपुर से गया बीजापुर में रुका, बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा में का प्रवास किया। इतने प्रवास में हमने 12 सीटों का आकलन कर लिया। में दंतेवाड़ा के सरहद में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोंगुडा, सीमेल और तुम्मापाड़, गट्टापाड़ व तोयपारा के पहाड़ियों में 48 घंटे तक संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया और जिला सुकमा के डीआरजी, एसटीएफ, 201 वाहिनी कोबरा और जिला दंतेवाड़ा के डीआरजी बलों द्वारा संचालित किया गया अभियान। सर्चिंग के दौरान सीमेल की पहाड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और डीआरजी की पार्टी सर्चिंग करते हुए सीमेल की पहाड़ी के पास पहुंचे थे। लगभग 30 से 40 सशस्त्र नक्सलियों द्वारा डीआरजी की पार्टी को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में डीआरजी के जवानों द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे नक्सली खुद को कमजोर पड़ता देख जंगल पहाड़ी की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। जिला सुकमा में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत ग्राम गोगुंडा, सीमेल, तोयापारा, बगड़ेगुड़ा के पहाड़ियों पर नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना प्राप्त हुई। आसूचना के तहत दिनांक 9, 10 एवं 11 को डीआरजी सुकमा,
डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ एवं कोबरा 201 वाहिनी के द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की। नक्सली पुलिस पार्टी को अपने भारी पड़दादे जंगल झाड़ की आड़ लेकर भाग गए। इलाके की सर्चिंग के दौरान इलाके पे भारी मात्रा में नक्सल सामग्री एवं 4 नग आईडी प्राप्त हुए। सुरक्षागत कारणों से आईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस पार्टी कैंप वापस आ गई और नक्सल विरोधी अभियान इस तरह का सुकमा जिले में लगातार जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रायगढ़ की सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में मीना बाजार लगाने के लिए पूर्व स्थल सावित्री नगर में इस बार मेला लगाने के लिए स्थानीय निवासी काफी विरोध कर रहे हैं। सिंगल सड़क के साथ साथ रेलवे माल धक्का होने के कारण भी ये सड़क काफी ट्रैफिक और यहाँ पर जाम बना रहता है। ऐसे में मीना बाजार लगने से स्थानीय लोगों के साथ साथ दर्शकों को भी जाम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सभापति सलीम नियारिया, पार्षद पति मुक्तिनाथ और एल्डरमैन वसीम खान, पार्षद रत्थू जायसवाल और बबलू बारेठ सहित स्थानीय निवासियों ने इस स्थल पर मीना बाजार न लगाकर अनंत लगाने की मांग कर रहे हैं। मीना बाजार संचालकों द्वारा सावित्री नगर के निजी पड़िया भूमि में लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति की मांग कर रहे हैं। के लिए फील्ड विजिट करने के लिए आज मौके पर मैं अपने सभी सहकर्मियों के साथ उपस्थित हुआ हूं और उसमें जो वार्डवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम के आवेदक लोग हैं, मीना बाजार लगाने वाले लोग हैं, पक्ष वाले लोग हैं और इसका विरोध करने वाले लोग हैं। सभी पक्षों को हमने ध्यान से सुना है और मुख्य रूप से लोगों का ट्रैफिक को लेकर के, यातायात व्यवस्था को लेकर के सवाल है। तो निश्चित रूप से हमने सारे पहलुओं की जांच की है, जांच पड़ताल की है और चूंकि ये रोड को आने जाने का सारंगगढ़ बस स्टैंड से लेकर के रेक पॉइंट तक का एकमात्र रास्ता होना बताया है और भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है। और एक्चुअली मीना बाजार लगने से यहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे रोड जाम, अचानक किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ी तो भी वो मोहल्ले वाले नहीं निकल पाते, सामने रेक पॉइंट और अंडर ब्रिज उसमें पानी भर जाता है तो लोग रेलवे पटरी पार करके आना जाना कर सकते हैं। इससे कुछ भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और आवेदक के द्वारा जो मीनार में 2.25 एकड़ जमीन के लिए जो परमिशन मांगा था और यहाँ पास मौके में पे आके वो 20 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, तो ये शासन प्रशासन को ऑलरेडी ये गुमराह कर रहे हैं। और इतने आपत्तियों के बाद भी यदि मीना बाजार के यदि परमिशन शासन प्रशासन द्वारा मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाने याचिका लगाएंगे। बढ़ते आगे, पूरा मामला बेमेतरा जिला के सुदूरवर्ती ग्राम तेंदू से लगा हुआ है। करही गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बीच सड़क को तेंदू के कुछ ग्रामीणों ने जेसीबी से खोदकर आवागमन को बाधित कर दिया है, जिससे गांव में आवागमन पूर्णतया बाधित हो गया है और इससे परेशान ग्रामीण बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से मुलाकात कर आवागमन दुरुस्त कराने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तेंदू से करही मुख्य मार्ग बेमेतरा और कबीरधाम जिले को जोड़ती है और करही तक पहुंचना एक ही मार्ग है, लेकिन ग्राम तेंदू निवासी हजारी निषाद, सुखचंद निषाद और सुरेंद्र निषाद ने सड़क को अपना जमीन कहते हुए बीच सड़क को काट कर आवागमन बाधित कर दिया है। जबकि ग्रामीणों के मुताबिक सड़क बनी तो इसे दान में दिया गया था और अब इस सड़क को जबरदस्ती अपना जमीन बताते हुए कब्जा कर सड़क को बीच रास्ते में खुदाई कर दी गई। मैं सुशील चंद्र आकर ग्राम करही से हूँ। हमारे गांव का जो मुख्य मार्ग एक ही सड़क है जो तेंदो से जुड़ता है, उसी को तेंदो के समस्त ग्रामवासी उसको काट दिया है। और जबकि वो सड़क जो बना था 2001 में निःशुल्क उस समय भूमि दान के रूप में दिया था सड़क बनवाने के लिए, लेकिन आज के डेट में समस्त ग्रामवासी तेंदो के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमको मुआवजा चाहिए। तो उसी समस्या को लेकर के हम लोग बेमेतरा कलेक्टर आए हैं, समस्त ग्रामवासी करही वाले लोग। रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के किसानों का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ लोहे के पुल और अंदर की दिल्ली पर ही है। बता दें कि किसानों की फसल तबाह हो रही है। किसान अपने खेतों को छोड़कर यमुना किनारे बने बांध पर आ गए हैं। किसान प्रशासन से नाराज। किसानों का ये कहना है कि उनका सब कुछ उन्हीं झोपड़ियों में था, सब झुग्गियां यमुना में बह गई और फसल तबाह हो चुकी है। यमुना के बांध में भी कई जगह दरारें आई हैं, जिसकी वजह से उसके टूटने का भी डर है और यदि यमुना का बांध टूटता है तो कई गांव और कॉलोनी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए प्रशासन को वहां मुस्तैद रहने की जरूरत है।
यहाँ तो खतरा ही खतरा है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और दिल्ली गवर्नमेंट से तो कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ किसी तरह की भी। ये देखो, ये पन्नी डाल रखी है पीछे टेंट में, ये हमारी डाली हुई है। ये जान तो बारिश से तो बचे रहेंगे, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उधर पुस्ता सारा दरार खा रहा है, नया बनाया है ये जी, हमने तो रोड बनाया है, कुछ नहीं उसमें। सारे में इतने बड़े बड़े दरार आ रहे हैं, 78 जैसे हालात हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी और बढ़ा तो 78 जैसे हालात हो जाएंगे, और फिर बहुत पब्लिक खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। पुस्ता टूटा तो कितना खतरा है त्यागी जी? पुस्ता टूटा तो फिर दूसरा रास्ता नहीं है इस बुराड़ी गांव के क्षेत्र से, पूरे से कहीं को पानी निकल जाए। उधर बाईपास हो गया, इधर ये पुस्ता हो गया, इधर से ही पानी जाना, तो फिर कहीं से कोई रास्ता नहीं है निकलने का। दिल्ली में हो रही 3 दिन से बरसात के बाद दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द करके सभी अधिकारियों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के लिए कहा गया है, ताकि दिल्ली में जो जल भराव की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। आज दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय का क्षेत्र में औचक निरीक्षण हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र का जायजा लिया और जल भराव की हो रही समस्याओं को जाना। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जल भराव में जो स्थिति बनती नजर आ रही है इसको दुरुस्त किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट भलसवा साइट यहीं पर मौजूद है और पिछले साल भी भलसवा लैंडफिल साइट का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था और एक बड़ा हादसा होने से भी बचा था। आपको बता दें कि भलसवा लैंडफिल साइट के पास हजारों की संख्या में लोग रहते हैं जिनको जान का खतरा लगातार बना रहता है। स्थानीय विधायक अजयेश यादव ने बताया कि जल्दी हम इस कूड़े के पहाड़ को यहां से खत्म करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहां पर एक बाउंड्री की जाए ताकि लैंडफिल साइट में पानी और कूड़ा नीचे आ सके। देखिए, कल आप देख रहे हैं ये जो कूड़े का पहाड़ है, जिसके लिए अभी पिछले महीने सीएम साहब भी आए थे और हम सभी लोग थे, उसमें मेयर साहिबा भी आई थी। तो उस वक्त यही बात हुई थी कि लगभग 1 साल के अंदर इस कूड़े के पहाड़ को हम यहाँ से हटा देंगे। लेकिन कल जैसे बारिश बहुत ज़्यादा आई, वो तो आप देख रहे हैं पूरे देश में ही, और दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो जब इसमें से खत्ते में से पानी रिस के आया तो वो गलियों के अंदर आ गया था। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की जगह पे मेयर खुद आई है, और ये कल की घटना है। नहीं तो पहले नेता छुप जाया करते थे, आप देखो कीचड़ में खुद खड़ी है। जनता की समस्याएं सुनने आए हैं, देखने आए हैं, क्योंकि अभी जो 12 घंटे लगातार जो बारिश हुई, दिल्ली में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, 153 mm बारिश बरसी। तो जो भलसवा लैंडफिल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहां से पानी के साथ जितना भी कूड़ा और वेस्ट है वो इन कॉलोनीज में अंदर आ गया था। और जैसे ही हमारे को इस समस्या का पता लगा, यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, यहाँ के हमारे जितने लोकल पार्षद हैं इस विधानसभा के, उन सब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी वीडियोस के साथ, और उसी टाइम हमने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको मैंने निर्देश दिए। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी इस पूरी जितनी भी समस्या इस विधानसभा की है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आगे हरियाणा देखिए या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली देखिए या उत्तराखंड, पंजाब में स्थिति यानी कि जल प्रलय का संकट। आगे देखिए मुद्दे की बात यशी शुक्ला के साथ।